हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में और शाहजहाँ को बढ़िया से एक अच्छी तरह नॉलेज विकसित करेंगे। तो चलिए हम आते हैं देर ना करते हुए। और बहुत सारे भाइयों बहनों ने कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे सब्सक्राइब अब हो चुके हैं 114, मतलब 114 सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आगे भी इस प्यार को बनाए रखिएगा। तो देखिए हम आते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में, जो 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक, यानी कि आपका 1658 ईस्वी तक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले जानते हैं खुर्रम, जो यानी शाहजहाँ को उपाधि उसे दे दिया गया था। जब युद्ध करने वो गए थे तो उसको जहांगीर ने शाहजहाँ को उपाधि दिया था। उसने भी यानी क्या किया, उसका विद्रोह किया था जहांगीर के, लेकिन उसको दबा दिया गया लास्ट में। यानी कि जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहाँ ही इसका शासक बनता है। तो आते हैं हम लोग परिचय के बारे में जान ले। तो शाहजहाँ का जन्म आपका 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहाँ का जन्म हुआ था। और हम लोग ये भी जानेंगे इसका बचपन का नाम क्या है, खुर्रम। इनके बचपन का नाम क्या है, खुर्रम। और यानी कि शाहजहाँ की उपाधि की बात करें तो शाहजहाँ जब युद्ध करने जाते हैं तो यानी कि खुर्रम, तो खुर्रम यानी कि बचपन का नाम है तो उसको प्रचलित है। और यानी खुर्रम जब युद्ध करने जाते हैं, जब जीत के आते हैं दक्षिण विजय, तो उनकी एक उपाधि दी जाती है जिनका नाम होता है आपका जाके शाहजहाँ की उपाधि देता है। कौन देता है, जहांगीर। तो चलिए आते हैं आगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे राज्याभिषेक के बारे में। तो राज्याभिषेक में देखते हैं हम लोग कि 24 फरवरी 1628 इसमें वो अपना राज्याभिषेक करते हैं। इसके बीच होता क्या, क्योंकि यानी कि उसका यानी कि मृत्यु तो 1656 ईस्वी में हो जाता है, तो 57 ईस्वी। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1627 ईस्वी उनकी मृत्यु हो जाती है यानी कि जहांगीर का। तो एक साल के बाद गैपिंग होता है, 3-4 महीनों का अंतर रहता है। तो 1628 ईस्वी में क्यों होता है, क्योंकि इस बीच एक कहानी है कि यानी क्या होता है कि खुर्रम और यानी कि आपका जहांगीर के जो नूरजहां उसकी लाडली वो सब बाहर थे। तो इस बीच क्या होता है कि जब यानी कि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के क्या करते हैं, वहाँ के दरबारियों ने क्या किया कि जहांगीर की मृत्यु के बाद वहाँ के दरबारी में खुसरो के जो पुत्र थे, खुसरो का जो पुत्र था दावट बख्श, उसको क्या किया, उत्तराधिकारी बना दिया गया। जिससे यानी कि जब पता चलता है उनको यानी कि शाहजहाँ को, तो शाहजहाँ यानी कि क्या करते हैं कि अपने जो मामा हैं यानी कि अपने जो यानी कि आसफ खां जो है उसको यानी कि बोलता है कि जितने उत्तराधिकारी जितने राजकुमार उसको हत्या कर दे। इस पर हत्या कर देते तब वापस यानी कि आते हैं शाहजहाँ और इस तरह से वह राज्याभिषेक करते हैं 1628 ईस्वी में 24 फरवरी। यानी कि सब हम देखते हैं फरवरी में है, तो आपको वैलेंटाइन डे अवसर मिल जाता है। तो चलिए आते हैं अबुल, यानी कि जब वो यानी कि गद्दी में बैठते हैं, जब शासक बनते हैं, जब यानी कि राज्याभिषेक होता है, उन्होंने एक उपाधि धारण की। उसका नाम है आपका अबुल मुजफ्फर साबुद्दीन किरण ए सानी। अबुल मुजफ्फर साबुद्दीन किरण ए सानी को उपाधि धारण किया। और इसकी पत्नी का नाम अरमुंद बानो बेगम, जो आसफ खां की पुत्री है, जिसको यानी बाद हम लोग चलेंगे मुमताज महल के नाम से जानेंगे। उसी के द्वारा ताजमहल का निर्माण यादव में बनाया गया। तो चलिए आते आगे हम लोग जानेंगे उनकी माता का नाम क्या है। तो माता का नाम जगत गोसाई है, जो यानी कौन है, तो जो यानी उदय सिंह की पुत्री है। जगत गोसाई जो उदय सिंह की पुत्री है, तो यहाँ तक हम लोग जान गए। इस बीच क्या आता है कि जहांगीर ने बहुत सारे शादी किए थे, तो उनकी 14 पुत्र यानी 14 संतान थे। तो 7 की मृत्यु हो जाती है, जिनमें 7 जीवित रहते हैं, जिसमें 4 पुरुष और 3 महिला, मतलब 4 बेटे और 3 पुत्री रहती है। तो यहाँ पे देखिए 7 जीवित, जिसमें 4 मेल और 3 फीमेल। तो हम लोग बात करेंगे जहांरा। तो दारा, इसके एक लाइन से क्या लिखे हैं, जहांरा दारा सिको, क्योंकि ये लोग एक गुट है, इसका सपोर्ट कर रहा है। जहांरा जो पुत्री है उनकी यानी कि जो पुत्र उनका दारा सिको का सपोर्ट करता है। रोशन आरा जो पुत्री है वो यानी कि उसका पुत्र रोशन आस का यानी कि सपोर्ट करता है। और गोहन आरा जो आपका जो है वो यानी मुराद बख्श का यानी कि सपोर्ट करता है। लेकिन जो शाहजहाँ है उसका सपोर्ट कोई नहीं करता, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है एक लाइन से। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो राजपूत कन्या का पुत्र शाहजहाँ ने क्या किया कि जो उनके शाहजहाँ थे, उनकी यानी कि जो माता थी वो राजपूत कन्या के पुत्र थे। यानी कि जो उसकी माता राजपूत थे और उनकी राजपूत माता से यानी कि उनका जो जहांगीर है वो शादी किए थे, जो शाहजहाँ उनको हुआ था खुर्रम। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे जानेंगे। तो इस बीच हम लोग देखते हैं कि मेवाड़ विजय, जब यानी कि मेवाड़ विजय पे निकलते हैं, तो मेवाड़ विजय में क्या होता है, राजा बनने से पहले उन्होंने क्या किया, मेवाड़ अहमदनगर जीता। यहाँ पे जीतने के बाद क्या होता है, जहांगीर की मृत्यु के बाद दरबारियों ने खुसरो के पुत्र दावट बख्श को राजा की उपाधि क्या किया, बना दिया गया। मतलब जहांगीर की जब मृत्यु हुई तो वहाँ के दरबारियों ने क्या किया कि खुसरो जब यानी कि खुर्रम और यानी उनके जो पुत्र सब थे वो यानी बाहर चल रहे थे, यानी कि देश से बाहर चल रहे थे। तो इस बीच क्या होता है, खुसरो की जब मृत्यु होती है जहांगीर की, तो दरबारियों ने क्या किया, खुसरो के जो पुत्र है दावट बख्श को राजा बना दिया गया। तो इस बीच क्या होता है, शहरयार युद्ध में लाहौर में बादशाह घोषित कर दिया। और शहरयार जो उनके दूसरे यानी भाई थे, उन्होंने भी अपने यानी कि युद्ध यानी क्या किया, लाहौर में अपने आप को बादशाह घोषित
कर दिया। इस बीच क्या होता है, जब शाहजहां को पता चलता है ऐसा ऐसा वहाँ हो चुका है, तो उन्होंने यानी क्या किया, अपने जो यानी शाहजहां के कहने पर आसफ खां, जो आसफ खां यानी कि जो उसके यानी कि उसकी पुत्री से उनका विवाह हुआ था शाहजहां का, आसफ खां की पुत्री से, उस आसफ खां को बोलते हैं और वहाँ उसको यानी क्या करता है कि सभी राजकुमार उत्तराधिकारी की हत्या करवा दी, यानी कि सभी राजकुमार उनके उत्तराधिकारी को क्या किया, हत्या करवा दी। उसके बाद देखते हैं शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक होता है, शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक हो जाता है। उनके बाद हम देखते हैं कि आसफ खां जो 7000 यानी कि आसफ इस खुश होकर यानी कि जब उसको राज्याभिषेक हो जाता है शाहजहां, क्योंकि उन्होंने पहले से क्लीन कर दिया था वहाँ पे। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आसफ खां को 7000 जात और सवार के साथ वजीर पद यानी उनको नियुक्त कर दिया गया। इस तरह से हम आगे देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रारंभिक विद्रोह, क्योंकि इस तरह से हम लोग प्रारंभिक जीवन के बारे में जान चुके हैं और प्रारंभिक जीवन किस तरह उन्होंने अपनी व्यतीत किया। अब हम लोग जानेंगे प्रारंभिक विद्रोह के बारे में। तो प्रारंभिक विद्रोह में देखते हैं बुंदेलखंड का विद्रोह होता है 1628 से लेकर 1635 ईस्वी में। तो 1628 से 1635 में बुंदेलखंड का जो विद्रोह होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसके शासक जो होते हैं जुझार सिंह यानी क्या करता है, उसके नेतृत्व में यानी कि युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन नेतृत्व युद्ध लड़ने के क्रम में यहाँ पे देखते हैं शासक जुझार सिंह यानी कि भीषण युद्ध होता है, लेकिन इस बीच क्या होता है, उनकी संधि हो जाती है जुझार सिंह से। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं बुंदेलखंड का जो युद्ध होता है 1628 से लेकर 1635 ईस्वी तक, इस बीच में ही यह युद्ध होता है। उनके बाद आते हैं खान जहां लोधी, यानी उसका मुकाबला होता है 1628 से लेकर 1631 के बीच में इस युद्ध होता है। यहाँ पे भी भीषण युद्ध होता है, लेकिन लोधी वंश यहाँ पे जो लोधी थे खान जहां लोधी उसको हरा देता है। इस तरह से यानी कि शाहजहां जो किस तरह से आगे बढ़ चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अफगान सरदार के यानी भीषण युद्ध में क्या करते हैं कि उनकी यानी कि यानी कि क्या करते हैं कि मृत्यु दंड दे दिया था 1631 ईस्वी में, क्योंकि वो यानी शाहजहां की बातों को नहीं मान रहे थे। तो इस बीच यानी उनकी हत्या कर दी जाती है। पुर्तगाली की उदंता यानी पुर्तगाली सब जो आए थे तभी उन्होंने उदंता यानी बहुत सारे क्या की कि फैक्ट्री बहुत सारे यानी कि आविष्कार करना स्टार्ट कर दिए थे। इस तरह उसका उदंता बढ़ चुका था। तो इस बीच 1632 ईस्वी में पुर्तगाली की उदंता का कारण क्या होता है कि यानी कि वहाँ भी युद्ध होता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 1632 ईस्वी में हुगली पर वो क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। 1632 ईस्वी में जब वो हुगली पर अधिकार कर लेते हैं, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे एक सिख गुरु होते हैं, गुरु हरविंद जो सिख गुरु होते हैं, वहाँ पे देखते हैं निरंतर यानी वहाँ पे छिटपुट संघर्ष होते रहते हैं। तो निरंतर छिटपुट संघर्ष होते रहते हैं। इसका कारण है कि सिख गुरु और यानी कि शाहजहां यानी कि छिटपुट संघर्ष चलते रहता है, कुछ ना कुछ विवाद चलते रहता है, लेकिन भीषण युद्ध ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं छिटपुट संघर्ष चल रहा है। इस तरह कभी कभी क्या होगा, बाज के कारण भी युद्ध हुआ, बाज के कारण ऐसा युद्ध हो चुका है। और बाज जो के कारण बाज था वहां चल गया, जिसके कारण यानी कि वो हुआ युद्ध किससे हुआ, सिखों से हुआ। इस तरह हम देख सकते हैं किस तरह उन्होंने सिखों से युद्ध हुआ। लेकिन एक बार क्या हुआ, डाकू जो है उनके 2 घोड़े चुराकर यानी कि क्या दक्षिणा के रूप में गुरु को दे देते हैं। कोई डाकू आते हैं, उनके 2 घोड़े चुरा लेते हैं और दक्षिणा के रूप में यानी कि सिख गुरु को दे देते हैं। और जब यह बात पता चलता है शाहजहां को, तो यानी शाहजहां यानी कि इससे बहुत खफा होते हैं और उससे दक्षिणा का जो घोड़ा है उसका क्यों शाहजहां का था, तो मांग रहे थे नहीं दिया। इससे संघर्ष हुआ, उनकी मृत्यु हो जाती है। संघर्ष में क्या किया, हरगोविंद की मृत्यु हो जाती है। इस बीच हम लोग देख सकते हैं सिख गुरु हरविंद की मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद देखते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में, क्योंकि जिस तरह से खुर्रम ने शाहजहां ने यानी दक्षिण विजय में साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उस तरह यानी उसका फोकस दक्षिण विजय में ही ज्यादा था। तो हम लोग देख सकते हैं साम्राज्य विस्तार में हम लोग देखते हैं अहमदनगर में उन्होंने क्या किया 1629 से 1636 ईस्वी में यानी कि अहमदनगर में किया, लेकिन वहाँ पे वो जीत प्राप्त हुआ उसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोलकुंडा में 1636 ईस्वी में भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन यहाँ पे जीत प्राप्त नहीं हुआ। लास्ट में उसको संधि करना पड़ा वहाँ के राजा को, क्योंकि वो देखे हार जाएंगे, तो वहाँ पे संधि हो गया। उसी पर बीजापुर 1636 से यहाँ भी संधि हो चुका है। औरंगजेब उनके जो उनका पुत्र है औरंगजेब को भेजते हैं दक्षिण विजय में। तीसरा हम लोग देख सकते हैं औरंगजेब 1636 से 1644 तथा 1632 से 1638 दक्कन का सूबेदार रहा। औरंगजेब जो उसके पुत्र थे यानी कि 14 पुत्र में 7 पुत्र यानी कि जिसमें 4 पुत्र थे, तो उसमें औरंगजेब जो है यानी कि दक्कन का सूबेदार उसको नियुक्त कर दिया गया। उसी पर मीर जुमला जो मोहम्मद सईद यानी कि मीर जुमला मोहम्मद सईद को यानी कि कोहिनूर हीरा जो दिया गया था, तो कोहिनूर हीरा जो शाहजहां ने उपहार के रूप में दिया था, जिससे यानी पता चला अभी कोहिनूर हीरा यहाँ नहीं है, इंग्लैंड चल गया। तो उसी प्रकार यानी कि बोला गया मीर जुमला जो थे मोहम्मद सईद, कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां ने उपहार दिया था उसको मीर जुमला को। उस तरह से यानी गोलकुंडा विजय यानी क्यों दिया था मीर जुमला को कोहिनूर हीरा, क्योंकि गोलकुंडा विजय हो गया था, गोलकुंडा हम लोग गए थे तो गोलकुंडा में जीत प्राप्त हुआ था, इसलिए उनको कोहिनूर हीरा उपहार के रूप में शाहजहां ने दिया था।
यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कंधार में, यानी कि कंधार जो भारत के लागे बाहर है, क्योंकि इस तरह होता क्या था कि भारत के मानचित्र को अगर हम लोग देखें तो भारत के मानचित्र इस क्षेत्र में जो होता है कि आक्रमण करने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि इधर तो पानी का समुद्री इलाका, लेकिन पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान होते आक्रमण कर सकता था। अधिकांश शासक चाहते थे लाहौर में शासन स्थापित करे और अच्छी तरह मजबूत प्रदान कर सके, जिससे बाहरी शासक जो है यहाँ पर एंट्री ना मार सके। इस तरह हम लोग देख सकते हैं ईरान भी चाहते थे इधर एंट्री ना मारे, को भारतीय या को हम किसी से अटैक कर सके। इस तरह ईरान और यानी मुगलों में हर समय युद्ध चलता रहता था। हम लोग देख सकते हैं किस तरह से, जिस प्रकार से अभी भी यानी कि भीषण युद्ध कभी इंडिया पाकिस्तान होता है अपने क्षेत्रीय जमीन के लिए, उसी प्रकार से वहाँ तभी चल रहा था। तो हम लोग देखते हैं जहांगीर के समय से ईरान के यानी कि जो फारस थे उससे यानी कि युद्ध होता रहा, क्योंकि यानी कि क्षेत्रीय विवाद कारण था इसका, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ तक है उसका अधिकार यहाँ तक है। इस तरह हम लोग मुगल ईरान में सदैव क्या हो गया, संघर्ष होते रह गया। उसी पर हम लोग देखते हैं कि 1628 में मुगलों ने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया। 1628 ईस्वी में क्या हुआ, मुगलों का अधीनता वो स्वीकार कर लिए। और इस तरह यानी 16 से यानी जो फारस थे, जो ईरान के फारस थे, 1628 से जो मुगलों की संधि स्वीकार कर लिया। और यानी कि हम लोग अधीनता मतलब होता है उसके अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया, जो वे कहेंगे वही वो करेंगे। इस तरह 1648 में पुनः फारस के अधीन हो गया, यानी क्या क्या, लेकिन एक यानी कि देखते हैं हम लोग कि 1628 में मुगलों का अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन 20 साल के बाद हम लोग देखते हैं कि पुनः फारस ने अधीन यानी कि जो अधीन हो गया, पुनः यानी कि फारस ने अपने अधीन वो कर लिया। इससे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो शाहजहां का जो काल है वो यानी कि स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। और स्थापत्य यानी कि स्थापत्य एक्चुअली स्वर्ण युग का काल ना का स्थापत्य काल का ज्यादा कहा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वर्ण युग होने के साथ साथ वह स्थापत्य कला का भी इतिहासकार था। इस बार हम लोग देख सकते हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने जामा मस्जिद और दीवाने आम दीवाने खास, और इसी पर आगरा का मोती मस्जिद आदि का निर्माण जो वही ने करवाया, इसलिए उसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कलाकार का बात करें तो कलाकार में ताजमहल जो उस्ताद ईसा खां और अहमद लोहारी यानी कि जो यानी ताजमहल बनवाने का जो यानी जिम्मेवारी था, बनार जो रहे थे वो यानी उस्ताद ईसा खां और यानी कि अहमद लोहारी थे। उस पर हम लोग देख सकते हैं ताजमहल की यानी कि जो ताजमहल का निर्माण हुआ वो यानी किससे यानी निर्माण हुआ था, कौन कौन चीज़ों से, तो हम लोग देख सकते हैं भारतीय यानी कि भारतीय सामानों से, जो राजस्थान से संगमरमर बनाया गया था, सफ़ेद संगमरमर, उसी पर ईरान से ही मंगाया गया था और मध्य एशिया से भी मंगाया गया था। इस तरह हम लोग देख सकते हैं मध्य एशिया का जो यानी सामान जो था उसका ये मिश्रण था। उसके बाद शाहजहानाबाद की स्थापना किया शहर को और उसको अपनी राजधानी बनाया और आगरा से इसे स्थानांतरित किया, जो आगरा पहले राजधानी थी उसको स्थानांतरित कर दिया कहाँ पे, तो यानी कि शाहजहानाबाद 1638 ईस्वी में किया। उसके बाद हम लोग शाहजहां जो मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया था, मयूर सिंहासन का निर्माण यानी कि वे कलाकार जो थे बेबादल खां, यानी कि शाहजहां का यानी कि बोला गया शाहजहां मयूर सिंहासन का निर्माण कलाकार बेबादल खां। मयूर सिंहासन जो आपको पता है कि अंतिम शासक कौन बैठे थे, मुगल, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो शाहजहां का संगीत जो बाद में चल कर आपको पता होगा कि कौन कौन शासक अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज यहाँ से लेके चले जाते हैं। देखिए शाहजहां का संगीत की यानी कि लाल खां जो गुण समंदर यानी उसमें इतना गुण था, जब यानी संगीत बजाते तो पूरे धुन में यानी सब आदमी खो जाते थे, उस तरह से यहाँ देखा जाता है। प्रमुख चित्रकार का बात करें तो मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम प्रमुख चित्रकार थे और यानी कि प्रमुख चित्रकारी के रूप में वो विकसित हो चुके थे। सिजदा पाबोस का प्रथा जो यानी कि आपको पता होना चाहिए, सिजदा पाबोस की प्रथा जो यानी कि अकबर ने शुरू किया था, इसको ये बंद करवा दे, क्योंकि सिजदा जो यानी कि पगड़ी उतार के जो यानी कि राजा के और फिर जाके पाबोस मतलब पैर को धोना, पैर को चुम्बना, इस तरह का प्रथा तो उसको यह बंद करवा दिए। उस तरह से उन्होंने क्या कविंद्राचार्य यानी कि जो बनारस यानी कि तीर्थ यात्रा कर को यानी कि लेते थे, उसको यानी कि तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिए, यानी कि बनारस इलाहाबाद में कविंद्राचार्य के कहने पर, संत कविंद्राचार्य के कहने पर क्या किया, बंद करवा दिए। उसी तरह विवाह के लिए नए नियम बनाए, विवाह के लिए बहुत सारे नए नियम बनाए। हो उसी पर हम लोग देख सकते हैं गुरु यानी शुरू में क्या किया, मंदिर को बहुत सारा तोड़ देते थे, उसके बाद में क्या किया, किसी प्रभाव में आ गए, तो बाद में यानी क्या किया, दारा सीखो और यानी कि जहां आ रहा के संपर्क में आने के बाद इसको मंदिरों और हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण रवैया अपनाया। लेकिन विवाह में नया नियम क्या बनाया था कि अगर कोई मुस्लिम किसी से शादी कर रहा है तो उसको भी अधीनता मुस्लिम को स्वीकारना पड़ेगा, इसलिए तभी शादी कर पाएगा, इसे नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह मुस्लिम धर्म को ज्यादा यानी कि आगे करना चाहते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह नया नियम जो है यानी कि वहाँ के लिए नया बनाया गया था।
उस तरह हम देख सकते हैं कि शुरू में मंदिर को भी तोड़ दिया, बाद में चल के यानी कि संपर्क में आने के बाद इस तरह का बंदा बंद कर दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं। और कुछ यानी कि जो रह गया महत्वपूर्ण बिंदु उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। पिछले वीडियो हम लोग जान के अब यहाँ पे जानेंगे उत्तराधिकारी के बारे में। शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी में क्या होता है, संघर्ष होता है। इस बीच देखते हैं उत्तराधिकारी में 1658 से लेकर 1659 के बीच संघर्ष होता है। और इस बीच हम लोग सभी पुत्रों के बीच युद्ध होता है आपस में, यानी कि सत्ता के लिए सभी पुत्र आपस में ही लड़ने लगते हैं। और बहादुरपुर का युद्ध होता है, दारा से शाह शुजा को पराजित कर देता है, यानी कि 1658 ईस्वी में। उस तरह से हम लोग धर्माट का भी युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। इसमें दारा औरंगजेब के बीच होता है, इसमें दारा क्या होता है, हार जाते हैं, औरंगजेब जीत जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सामुरगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 ईस्वी में। दारा हारता है और फिर औरंगजेब जीत जाता है। फिर क्या होता है, देवराय का युद्ध होता है मार्च 1659 ईस्वी में, जिसमें दारा की हार जाती है। इस तरह दारा यानी कि समझ जाते हैं औरंगजेब वास्तविक संस्थापक यानी वास्तविक शासक बन चुका होता है। और इस तरह से सभी यानी खत्म हो जाता है। इस तरह से क्या करता है कि 1658 से 1666 से उन्होंने क्या किया, अपने पिता जो शाहजहां उसे कैद कर लिया और आगरा में कैद कर लिया। और आगरा कुछ इतिहासकार कहते हैं रोचक घटना यह है कि वो आगरा से ही खिड़की के माध्यम से यानी कि निहारता रहता है 22 साल तक बने, यानी 22 साल के बाद जो बना था ताजमहल, बेगम मुमताज महल की याद में उसी को निहारता रहता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं किस तरह उन्होंने यानी कि अपने पिता को भी कैद कर लिया, यानी कि सत्ता में हासिल करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं कि दारा सिंह को जो है इस्लाम का शत्रु कहा है इन्होंने, औरंगजेब ने कहा है, क्योंकि इसलिए कहा है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं लघु अकबर जी ने कहा इस्लाम का शत्रु इसलिए कहा क्योंकि इन दोनों ग्रंथ को पढ़ा और दोनों ग्रंथों को पढ़ने के बाद यानी क्या बोला कि एक ही ईश्वर है, यानी कि जो हम लोग माध्यम भलो अलग अलग हो सकता है, हिंदू मुस्लिम दोनों का माध्यम अलग अलग हो, लेकिन ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है, इस तरह का ना मानता है। और इन्होंने क्या किया, इसलिए इस्लाम का शत्रु इसलिए कहा क्योंकि इनका झुकाव जो था हिंदुत्व की तरफ ज्यादा था। इसलिए यानी कि व्यक्ति प्रभाव साहब बुलंद इकबाल की उपाधि ने भी शाहजहां ने दिया। और यानी कि फिर हम लोग देख सकते हैं उपनिषदों फारसी यानी कि जो अनुवाद है, फारसी अनुवाद ज़्यादा मात्रा में किया था। और यानी कि कम से कम 52 उपनिषदों के इन्होंने फारसी अनुवाद किया। और इसे बहुत सारे विद्वान भी कहा जाता है दारा सिंह को। और यानी कि लघु अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यानी क्या क्या हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चल रहा था, इसी प्रकार से अकबर ने लेके चला था। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी झुकाव और इस तरह होने के कारण दारा सिंह को यानी कि मुस्लिमों के प्रति ज़्यादा ही नहीं बन पाए। और यानी इस तरह हम लोग देख सकते हैं किस तरह औरंगजेब ने उसे यानी कि इस्लाम का शत्रु कहा। और आपको वीडियो अच्छा लगा, बेस्ट लगा तो आप कर दिए नेक्स्ट। और थैंक यू सो मच लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।